नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं आरजू दुबे। आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिसके कंधे पे नोएडा के सपनों को हकीकत में तब्दील करने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, नोएडा हो या नोएडा के विकास के बारे में हर छोटी बड़ी खबर हो, डॉक्टर अरुणवीर सिंह हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ दिखते हैं और उनकी झलक भी सेम ठीक वैसी ही दिखती है। इस वक्त हम लोग उन्हीं के साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी, सवाल शुरू करते हैं सर, अक्सर हमने देखा है कि जब भी छोटे शहरों में कोई एयरपोर्ट होता है तो वहाँ जो फ़्लाइट्स की कॉस्ट होती है वो बेहद कम होती है। क्या जेवर एयरपोर्ट की जो कॉस्टिंग है फ़्लाइट की वो भी कम होगी? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और सीधे यात्रियों की सुविधा से रिलेटेड सवाल है। तो हमने उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जो है वो 1% वैट ड्यूटी लगा दी है। जैसे जो पास में दिल्ली में जो दूसरा एनसीआर में एयरपोर्ट है वहाँ पर 25% वैट है। तो वैट की जो कमी होगी वो सीधे के सीधे जो है वो यात्रियों के जेब पर पड़ेगा और उनको फ़्लाइट सस्ती मिलेगी। इसके अलावा जो हम लोगों का जो है जो कास्टिंग ओवरलोड होती है तमाम तरह के खर्चों को लेकर के, ग्राउंड हैंडलिंग को लेकर के, कमर्शियल को लेकर के, वो एरा से रेगुलेटरी अथॉरिटी को जाता है और वो फिर रेट टैरिफ के लिए अलाउ करता है कि कितना पैसेंजर से ले सकते हैं। तो उसका भी मेकनिज़म ऐसा तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर फ़्लाइट सस्ती हो और यात्रियों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। जेवर एयरपोर्ट के साथ न्यू ग्रेटर नोएडा भी बसना है। अब हम मान लें कि उसकी तुलना न्यूयॉर्क से की जाएगी, क्योंकि ऐसा क्या उसमें खास होने वाला है जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नहीं है? देखिए, न्यू ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की परियोजनाएं हैं। यमुना प्राधिकरण में हमारे बुलंदशहर के 55 गांव जोड़े गए हैं जो कि चोला रेलवे लाइन तक हमको एक्सटेंड किया गया है। और ये 55 गांव जो है बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण से लिए गए हैं। इनके जोड़ने से जेवर एयरपोर्ट जो है वो सीधे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ रहा है और अमृतसर कलकत्ता लाइन से जुड़ रहा है। तो जो एयरपोर्ट जो जब कंसीव किया गया था तो ये था कि केवल एक्सप्रेसवे से ही जोड़ा जाएगा, लेकिन अब ये रेलवे से भी जुड़ रहा है, रैपिड रेल से भी जुड़ रहा है, मेट्रो से भी जुड़ रहा है, हाई स्पीड से भी जुड़ रहा है। और ये जो गांव हमारे पास आए हैं इनके आने से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ रहा है और सीधे सीधे एक नया एरिया पूरा ओपन हो रहा है। तो आने वाले शहर निश्चित रूप से आज यमुना प्राधिकरण विकसित हो रहा है तो ये नए शहर की परिकल्पना और जो भी लेटेस्ट इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी, उसके साथ आ रहा है। अगले 15 साल 20 साल बाद जब नया शहर और आएगा तो और भी नई चीज़ों के साथ आएगा। हो सकता है कि वहाँ पर बिल्कुल 100% सोलर सिटी हो, नेट जीरो सिटी बनाई जाए, हाइड्रोजन बेस्ड हो। तो ये सब चीज़ें तो होंगी और ये स्वाभाविक परिवर्तन है जो समय समय कालखंड में होती है। न्यू ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बसेगा तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लगेगी आने वाले समय में। तो वहाँ पे घर जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? देखिए, जो जेवर एयरपोर्ट है यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नहीं है। और यहाँ पर जो निवासी हैं जो रहने आ रहे हैं इनके लिए ऑलरेडी रेजिडेंशियल स्कीम हम लोगों ने 2009 में ही लाई थी, कंसीव कर दिया था। उस समय 21,000 प्लाट हमने अलाट किए थे। बाद में सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमने करीब 12,000 और प्लाट अलाट किए। तो उन निवासियों को के लिए हम लोगों ने सारी जो सुविधाएं हैं, जैसे बिजली एक बहुत बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कि दरवाजे तक जो है साधन हो, चाहे ट्राम हो, चाहे बस हो, चाहे मेट्रो हो, वो जाए, हर सेक्टर में जाए, हर ब्लॉक में जाए। तो ये पूरा हमने प्लान किया है। जैसे अभी तक हमारे क्षेत्र में 19 से 40 मेगावाट बिजली का अरेंजमेंट हमने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किया है, जबकि आज हमारी डिमांड केवल अभी 30 मेगावाट की है। और अगले एक साल में 2 से 70 से 3 से 20 मेगावाट होगी। लेकिन अगले 20 सालों के लिए, 2 दशकों के लिए 3,000 इंडस्ट्री और 32 से 33,000 रेजिडेंशियल प्लाट्स के लिए जो बिजली की आवश्यकता है वो उससे दूनी बिजली आज यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा हर ब्लॉक और हर सेक्टर को जोड़ने के लिए 220 केवी के 3-4 नए सब स्टेशन बनाए गए हैं जो मौके पे बन गए हैं और एनर्जाइज हो गए हैं। और साथ ही साथ ये जो मेट्रो लाइन आ रही है, जो रैपिड रेल आ रही है, वो हमारे सेक्टर्स के बीच से आ रही है। उसको हमने एक्सप्रेसवे के पैरेलल नहीं रखा है। वो इसीलिए रखा है कि हर जगह पर जो है वो
लोगों को हर ब्लॉक में, हर सेक्टर में जो है वो मेट्रो लाइन उपलब्ध हो। मेट्रो लाइन 1-1 किलोमीटर पर स्टेशन मेट्रो के बन जाते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पे, तो उससे हर किलोमीटर पर जो है निवासियों को मेट्रो मिलेगी। इसके अलावा मेट्रो से जो फर्दर आर्टरीज हो सकती है ट्राम की, वो उनके ब्लॉक में ले जाने के लिए वो भी हमने प्लान किया है। उसकी स्टडी सीमेंस कर रहा है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का वो भी हम ला रहे हैं, जिसको कि लाइट पीआरटी या पीआरटी कहते हैं, पैसेंजर रैपिड सिस्टम। वो भी प्लान किया है कि जिससे कि यूरोप में या अमेरिका में तो उतना नहीं, लेकिन यूरोप में जो है वो हर घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने सुविधा है, या तो मेट्रो की हो या डबल डेकर बस की हो या ट्राम की हो, तो उसी तरह से सुविधा देने जा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी, लाइट और उसी हिसाब से जो रोड है वो पहले अभी बिजली हमने अंडरग्राउंड रखी थी है पूरी की पूरी, और साथ ही साथ तब हम इस तरह का भी, चूँकि बहुत पहले वहाँ पर लाइनें पड़ गई थी, तो उसमें अभी हम कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पर हम जो है पूरा का पूरा जो है पूरा पाइप डाल दी जाए, डेडिकेटेड पाइप डाल दी जाए अंडरग्राउंड, जिसमें सारी सर्विसेज एक जगह रहें और बार बार ना उसकी खुदाई हो ना उसको तोड़ना पड़े, जो कि हर शहरों की समस्या रहती है। हालांकि उस पर हमारे ऊपर काफ़ी एडिशनल कास्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी फ्यूचर की सिटी बना रहे हैं, इसलिए उसको हमने टेकअप किया है। ठीक है सर, जेवर एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है और सबसे सुंदर एयरपोर्ट कहा जा रहा है, ऐसा क्या क्या खास होने वाला है इसमें? देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो है, पहली बात तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और कार्गो एयरपोर्ट भी है, तीनों तरह का एयरपोर्ट है। ये प्रारंभिक चरण में इसमें 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन ली गई है और 2 टर्मिनल बिल्डिंग और 2 रनवे के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा फिर हमने दूसरे चरण में यहाँ 13 से 65 हेक्टेयर ज़मीन ली है, जिसमें हम MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन के लिए हम अलग से 13 से 65 हेक्टेयर ज़मीन लिए और 1 रनवे बना रहे हैं। और तीसरे चरण में हम 2048 हेक्टेयर ज़मीन ले रहे हैं, जिसमें कि 3 पैरेलल रनवे बनेगा। तो यानी जेवर एयरपोर्ट में पहली बात तो 6 पैरेलल रनवे होंगे, जो अपने आप में अनूठा है। और जैसे भी हम बात करें और एयरपोर्ट की, तो बाकी 2 रनवे है और 2 जो है वो क्रॉस वे रनवेज हैं, तो जो कि आपको पार्किंग के लिए या टैक्सी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्रॉस रनवे के मुकाबले पैरेलल रनवे में क्षमता, पैसेंजर कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इस एयरपोर्ट का जब ये पूरा बन के तैयार होगा, इसके सभी 6 रनवे होंगे, तो इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 2 से 25 मिलियन होगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। पहले फेज में 70 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का हमने कंसेशन एग्रीमेंट 100% FDI में ज्यूरिख के साथ किया है। ये भारत की पहली 100% FDI है। अभी तक एयरपोर्ट में जो FDI आई थी बेंगलोर में, वो 17% थी और एक कंसोर्शियम में आई थी। अभी ये एक सिंगल एंटिटी 100% FDI आई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में, इसको मैंने अभी नाम लिया था, रैपिड रेल से, मेट्रो से, बुलेट ट्रेन से और इंडियन रेलवे से सबसे जोड़ा जा रहा है। पैरेलल बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ऑलरेडी रोड बन गई और वो 31 मई को हमको हैंडओवर हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है ये सीधे के सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये एयरपोर्ट जुड़ जाएगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट में जो अंडरग्राउंड जो हमारा सिस्टम है, जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है सिस्टम, वो सारा का सारा, इन सभी सुविधाएं ग्राउंड लेवल पे अंडरग्राउंड जाएंगी और सीधे वहीं से पैसेंजर जो है अपनी ट्रेन भी पकड़ सकेंगे, अपनी रैपिड रेल भी पकड़ सकेंगे, अपनी मेट्रो भी पकड़ सकेंगे। तो इस प्रकार का कोई एयरपोर्ट है नहीं देश में, इसलिए अपने आप में देश के लिए अनूठा एयरपोर्ट है। और एशिया में भी अगर इसकी साइज़ देखें तो टोटल एरिया 15,000 एकड़ लैंड है, 6 पैरेलल रनवे है और तीनों तरह की कैपेसिटी है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कार्गो। तो ये अपने आप में एशिया में दूसरा सबसे बड़ा होगा और दुनिया में अगर देखेंगे तो तीसरे या चौथे नंबर का साइज़ का एयरपोर्ट होगा। कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? देखिए, पहले चरण का काम में 1 रनवे 1 टर्मिनल बिल्डिंग 29 सितंबर इसकी डेडिकेटेड डेट है। रनवे का काम पूरा हो गया, ATC बिल्डिंग जो है वो पूरी हो गई है और जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसमें डोमेस्टिक एरिया पूरा हो गया है। जो इंटरनेशनल लाउंज एरिया बन रहा है उसमें उस सितंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ठीक है सर, टूरिज्म में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पूरे देश से इस जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। रेलवे से ये अमृतसर कलकत्ता लाइन और दिल्ली मुंबई लाइन से जुड़ रहा है। एक्सप्रेस वे ऑलरेडी यहाँ पर है ही है। जो पैरेलल कनेक्टिविटी रैपिड रेल आ रही है वो हमारे गाजियाबाद, सराय काले खां, दिल्ली IGI को जोड़ रही है और साथ ही साथ इसी एक्सप्रेस वे के समानांतर एक अर्बन नोड हम विकसित कर रहे हैं वृंदावन में, हेरिटेज कॉरिडोर का। तो जो आदमी आएगा वो जेवर रुकेगा,
फिल्म सिटी यहाँ विकसित की जा रही, फिल्म सिटी जाएगा। उसके बाद अगर वृंदावन जाना चाहता है तो वृंदावन जाएगा, हेरिटेज कॉरिडोर जाएगा और फिर आगरा जाएगा। और आगरा में भी हम नया शहर बनाने जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी मास्टर प्लानिंग हमने कर दी है, उसकी भी DPR जारी कर दी है। तो ये जेवर की कनेक्टिविटी पूरे एक्सप्रेसवे के समानांतर जो हमारा पर्यटन स्थल है, चाहे वो आगरा हो जो देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल है, चाहे धार्मिक स्पिरिचुअल नगरी वृंदावन है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, और जेवर एयरपोर्ट, ये सब अपने आप में मिल जाएंगे और एक इनका पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। तो टूरिज़्म का इससे अच्छा इकोसिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेसवे पे है, रेलवे से जुड़ रहा है, रैपिड रेल से जुड़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि ये जो रैपिड रेल आ रही है, ये रैपिड रेल का विस्तार जो है पैरेलल एक्सप्रेसवे के पैरेलल जो है वो वृंदावन और आगरा तक जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाएंगी और ये नोएडा से लेके आगरा तक के सारे नए जो है शहर हैं, ये नई सिटीज़ भी आ जाएंगी। ठीक है सर, जेवर एयरपोर्ट के जितने भी आसपास के सेक्टर्स हैं वहाँ पर अवैध रूप से ज़मीन को बार बार खरीदा गया और बेचा गया। नोएडा अथॉरिटी ने क्या एक्शन इसके अगेंस्ट लिया है? देखिए, हम लोगों ने हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एक्ट है जिसमें एक धारा 10 है, उसमें ऐसा कोई भी लीगल अगर इंक्रोचमेंट होता है या निर्माण होता है तो उसमें प्रोसेस सुनवाई होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है और डिमोलिशन का ऑर्डर होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने करीब 4 से FIR पिछले 2 सालों में कराई है और करीब 7 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन मुक्त कराई है। ऐसे जो लोग अभी भी बना रहे हैं, नहीं मान रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे हैं, उन सबको भी हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि वो किसी ऐसे अवैध निर्माण में ना संलिप्त हों, और नहीं तो उनका जो है जो मेहनत का पैसा है वो माफिया लूट कर चले जाएंगे और ऐसे लोग लूट के चले जाएंगे जिनको कि वहाँ पर अनुमति नहीं है इस तरह के अवैध निर्माण की। साथ ही साथ इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए अभी हमने पिछले हफ्ते ही निर्णय लिया है, कल इसको उसकी अंतिम रूपरेखा करेंगे। 60 मीटर से लेकर 90 मीटर के छोटे प्लाट, छोटे जो लोग हैं जो अपना घर का सपना देख रहे हैं, जो अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए लगभग 4000 प्लाट की स्कीम लाएंगे, जिससे ऐसे लोग डिस्करेज हों कि वो बजाय किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के साथ या किसी अवैध विकासकर्ता के साथ जुड़े, सीधे अथॉरिटी में अप्लाई करके ले सकते हैं। ठीक है सर, जेवर एयरपोर्ट को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? यमुना अथॉरिटी इसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए, अभी जो बताया वो सारा शहरों के लिए, पहले इसका कैचमेंट 22 ज़िले थे कि हमने सोचा था कि केवल हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जेवर से जोड़ेंगे। अब जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे इंटरचेंज बन रहा है, जो इसको मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए देहरादून तक पूरे उत्तराखंड से जोड़ देगा। एक साइड में ये मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत, हरियाणा को जोड़ देगा। जो बल्लभगढ़ से एक्सप्रेस भी आया है वो ऑलरेडी पूरे हरियाणा को जोड़ रहा है, फरीदाबाद होते हुए जोड़ रहा है। इसके अलावा हमारे जो रेलवे लाइन जो जुड़ रही है, अमृतसर कलकत्ता लाइन और दिल्ली मुंबई लाइन, वो पूरे देश को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ रही है। तो इस प्रकार, और गाज़ियाबाद जो रैपिड रेल है वो गाज़ियाबाद के मेन डिपो से शुरू हो रही है। वो रैपिड रेल ऑलरेडी देहरादून से आ रही है, तो मेरठ से लाइन अभी शुरू हुई है, बाद में देहरादून तक जुड़ेगी। तो ऑलरेडी मेरठ से भी जुड़ रहा है, गाज़ियाबाद से जुड़ रहा है और सीधे जेवर तक आ रहा है। तो ये सारे ग्रेटर नोएडा होते हुए आ रहा है, तो ग्रेटर नोएडा भी जुड़ रहा है। तो पूरा NCR, इसके अलावा पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान और अन्य जो पूरा उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हम जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं, ये आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, लखनऊ एक्सप्रेसवे आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है। तो पूरा उत्तर प्रदेश का भी कैचमेंट एरिया और पूरे देश का कैचमेंट एरिया इससे कनेक्ट हो गया है। रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, सड़क कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, स्पेशल बस सेवा, पॉड टैक्सी कब से शुरू होने वाली है? क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो पूरा बन के तैयार हो गया जी, और ये सेवा तो 30 जून से शुरू हो जाएगी और 31 किलोमीटर का रास्ता केवल 17 मिनट में पूरा हो जाएगा। कोई इसमें टोल नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो आप जो जयपुर जो लोग रोड से जाते थे वो 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाया करेंगे जेवर से। इसके अलावा जो रैपिड रेल है उसकी DPR सबमिट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव के बाद उसमें रेवेन्यू शेयरिंग का डिसीजन हो जाएगा और वो अगले साल मार्च से रैपिड रेल का काम शुरू हो जाएगा। जो इंडियन रेलवे ने भी अपनी DPR बना ली है, अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है, उस पर जो विकास करता है उसको जगह देनी है। वो जैसे निर्णय हो जाएगा तो इंडियन रेलवे का काम
अगले 3 से 4 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। रैपिड रेल, इसके अलावा जो मेट्रो है ये 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। रैपिड रेल भी 2027 तक ऑपरेशनल होगी। जो पैरेलल एक्सप्रेस वे बनाया है हमने, चोला तक का बना रहे हैं, वो 2026 में शुरू हो जाएगा। अभी जो 60 मीटर रोड थी वो शुरू हो गई, केवल 3 किलोमीटर रोड बची है, वो अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें शुरू हो गई और काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है। सर, यमुना अथॉरिटी को जल्दी एक नया दफ्तर मिलने वाला है जो कि सेक्टर 18 में बनने जा रहा है। क्या खास होने वाला है और पुराने ऑफिस में क्या कमी रह गई और इसमें कितना पैसे खर्च होंगे? देखिए, यमुना अथॉरिटी का कोई अपना पुराना ऑफिस था ही नहीं। वो ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में जहाँ आप बैठे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ग्रेटर नोएडा से हमने ख़रीदा हुआ है और एक कमर्शियल एरिया है और कमर्शियल बिल्डिंग, नीचे रेस्टोरेंट और दुकानें हैं और ऊपर ऑफिस है, जो कि एक पब्लिक ऑफिस के लिए सही लोकेशन नहीं है। तो अपना ऑफिस चाहिए, इसके लिए सेक्टर 18 में बहुत बड़े एरिया में हम एक अपना सेंट्रल ऑफिस बना रहे हैं और 4 जोनल ऑफिस बना रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, 22C में, सेक्टर 29 में, 18 में और 20 में 4 जगह बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कि इसका ऑलरेडी हम लोगों ने कंसल्टेंट चुन लिया है, डिज़ाइन अप्रूव कर दी है। ये नेट जीरो पे होगा। जो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह बहुत बड़ा यहाँ ओपन एरिया होगा और जो हर तल पे एक दूसरे से रिलेटेड दफ्तर होंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक काम के लिए आदमी आया तो दूसरे काम के लिए दूसरी जगह उसको जाना पड़े। और साथ ही साथ उसके बैठने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी, वहाँ लाइन भी वहाँ तक जा रही है, तो पूरी तरह से जो है वो वेल कनेक्टेड होगा। और डिज़ाइन जो है वो मिनिमम नॉइज़, 100% ग्रीन और नेट जीरो डिज़ाइन पर आधारित है, ये उसकी विशेषता होगी। ठीक है सर, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर क्या अपडेट है, क्योंकि टेंडर जारी होने के बाद भी अब इतने महीने हो गए हैं कि अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है? देखिए, फिल्म सिटी का ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था। वो ग्लोबल टेंडर बेब्यू कंपनी को अवार्ड कर दिया गया। उनको मार्च महीने में 11 मार्च को उनको LOI दे दिया गया चुनाव से पहले। अब उनको जो है बैंक गारंटी देनी है, जो पहले परफॉर्मेंस गारंटी होती है उसको बैंक गारंटी में बदलना है। उनको एक SPV बनानी है और साथ ही साथ उनको एक MU करना है। आज ही उनके प्रतिनिधि आए थे, उनको कहा गया आप जल्दी करिए। मौके पे जो ज़मीन है वो चारों तरफ 2 से 30 एकड़ तार लगा करके और 16 से पिलर लगा करके आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उम्मीद है कि जून में काम शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, कैसी होगी, इसमें क्या क्या खासियत होने वाली है? देखिए, इसमें स्टूडियोज़ होंगे, विलाज होंगे, इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो मिक्सिंग होगी, OTT प्लेटफार्म की चीज़ें होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। साथ ही साथ जो है एक छोटा वहाँ पर रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, ये सारे रहेंगे। कमर्शियल प्लाजा होंगे। तो जितनी चीज़ें आप फिल्म इंस्टीट्यूट, काफ़ी वहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट होंगे, BFS होगा, तो सारी चीज़ें जो मॉडर्न और इनोवेटिव जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सारी होगी। और आदमी जो है वो स्क्रिप्ट लेके आएगा और पेन ड्राइव पे फिल्म लेके जाएगा। ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो सर, मान लें कि मुंबई में सितारे तो दिखते ही दिखते हैं, अब जब फिल्म सिटी यहाँ पे बन जाएगी तो मुंबई की जगह पे नोएडा में भी सितारे दिखेंगे यहाँ पे, बॉलीवुड के। अच्छा, ठीक है सर, कितनी लागत से इसे तैयार किया जाएगा? इसकी 10,000 करोड़ की लागत है प्रारंभिक फिल्म सिटी की, और एक PPP मोड पे है। लैंड इक्विटी स्टेट की है और जो कमाई करेंगे उसका 18% रेवेन्यू शेयर अथॉरिटी को देंगे। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली जापानी सिटी के बारे में आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, उसका कंसेप्ट क्या है सर? जापानी सिटी और कोरियन सिटी ग्रेटर नोएडा में नहीं बन रही है। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बन रही है, सेक्टर 10 में। आज भी हमारे पास सिंगापुर से लोग आए थे सुबह, और वो भी जापानी सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि अब हमने काफ़ी यहाँ पर क्लस्टर बनाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए, जैसे अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, डाटा पार्क, टॉय पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, MSME पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। तो ये सारे जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट था, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इस इंडस्ट्री का हो रहा था, जो कि गेटेड होगा, उनके अपने एक तरह की होमोजेनस इंडस्ट्री होगी। अब जो ये स्पेसिफिक कंट्री वाइज जो क्लस्टर बनाने की योजना है, उसके पीछे ये है कि जापान और कोरिया जैसे काफ़ी इंडस्ट्री इंडिया आना चाहती है। हम लोग जो पिछले साल गए भी थे जापान और कोरिया, अभी जापान में अभी होकर अप्रैल में भी आया हूँ। तो ये सारी कंपनियां जो हैं अपने लिए पूरा इकोसिस्टम चाहती हैं कि जहाँ वो इंडस्ट्री लगाएं वहाँ उनके रहने की भी सुविधा हो, उनके
अपने फूड प्लाजा भी हों, उनका अपना खाना हो, उनके अपने अस्पताल हों, उनके अपनी भाषा के स्कूल हों। तो ये दोनों जो सिटीज़ हैं इसमें मिक्स लैंड यूज़ में या मल्टीपल लैंड यूज़ में बनने जा रहा है, जिसमें 70% इंडस्ट्री होगी, 17% रेजिडेंशियल होगा, 8% कमर्शियल होगा और 5% इंस्टीट्यूशनल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर SEZ की सुविधा मिलेगी, यानी जो टैक्स हॉलीडे है, जो टैक्स सुविधा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पर काम करेगा। तो इसलिए अपने आप में जब पूरा कंप्लीट आप इकोसिस्टम देंगे तभी जापानीज़ और कोरियन कंपनी आने को तैयार हुई थी। उसी पे ये कंसीव किया गया है। दोनों के लिए 5-5 एकड़ ज़मीन ईयर मार्क की गई है और लैंड एक्विजिशन इसका अंतिम स्टेज में है। तो जुलाई से आप यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि यमुना अथॉरिटी की टीम गई वहाँ पे दौरे के लिए, कैसा रहा फिर ये दौरा? बहुत अच्छा था। हम स्पेसिफिक एक मेडटेक एग्जीबिशन होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, और हम यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए गए थे। तो काफ़ी बड़ी कंपनियों में से 4 कंपनियों ने तो अभी जून में हमारे पास विजिट कर रही हैं, साइट विजिट कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा और भी हमने करीब 25 कंपनियों से बात की। तो काफ़ी जैसे फूजी है, मित्सुबिशी है, इस तरह के सोनी हैं, इस तरह की कंपनियां जो कैमरे बनाती हैं, पेट सीटी बनाती हैं, एज्योर है जो कार्डियोथोरेसिक में है, जो स्टेंट बनाता है, ये सारी कंपनियां आने के लिए एडा में तैयार हैं। उनको काफ़ी लैंड सब्सिडी दी जा रही है। एक तो ऑलरेडी मेडिकल डिवाइस पार्क में 50% लैंड सब्सिडी हम देते थे, अब यहाँ पर FDI में 75% लैंड सब्सिडी हो गई है, और तमाम कैपिटल सब्सिडी, SGST सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पेटेंटिंग की सब्सिडी, R&D की, स्किल डेवलपमेंट की सब्सिडी, बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही हैं। और बहुत अच्छा यूपी ने जो FDI की जो पॉलिसी बनाई है वो देश में सबसे अच्छी है, तो वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए काफ़ी विदेशी कंपनियां यहाँ आने को तैयार हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है वो जापानीज़ सिटी और कोरियन सिटी बनाई जा रही है। ठीक है सर, फिनटेक प्रोजेक्ट क्या है और यमुना अथॉरिटी इस पर अभी क्या काम कर रही है? देखिए, फिनटेक ये है कि फाइनेंशियल हब बनाने की बात है। जैसे वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की भी सुविधा हो, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ भी हों, वहाँ पर बैंकिंग का लेन देन भी हो, वहाँ क्रिप्टो करेंसी भी हो, वहाँ इंस्टीट्यूट्स भी हों। तो जितने फिनांस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो एक ही जगह ट्रांजैक्शन हो। और वो हॉलीडे वहाँ भी एक SEZ टाइप की सुविधा मिलती है, जैसे गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है। तो उसी को कंसीव करते हुए हम लोगों ने फिनटेक सिटी का प्रस्ताव दिया है, जो सेक्टर 13 में बनाने का था उसको चेंज किया, अब सेक्टर 11 में बना रहे हैं। और शुरू में जो है वो 2.5 एकड़ में बन रही है। इसके लिए इसका भी RFP बन रहा है, इसकी DPR अप्रूव हो गई है, तो इस पे जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इसके पीछे यही है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जब 3000 प्लस इंडस्ट्री आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, तो इन सबको कि इनकी फाइनेंशियल नीड, चाहे बारोइंग हो, चाहे स्पेंडिंग हो, चाहे उनका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान रख के फिनटेक सिटी बनाई जा रही है। ठीक है सर, एयरपोर्ट बनने के बाद जो बाहर के लोग हैं उनके लिए रोज़गार के क्या क्या ऑप्शंस खुलेंगे? देखिए, जो खाली एयरपोर्ट से लगभग 70,000 लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा और करीब 5 लाख लोगों को जो है वो अप्रोच रूप से रोज़गार मिलेगा। जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं उससे 7.5 लाख लोगों को सीधा रोज़गार मिलेगा। केवल अपैरल पार्क में ही 3.5 लाख लोगों को सीधा रोज़गार मिलेगा और उसमें 90% महिलाएं होंगी। तो इस प्रकार से करीब 12 से 14 लाख लोगों के रोज़गार के सीधे प्रत्यक्ष रूप से और इसके 3 से 5 गुना अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर यहाँ उत्पन्न होने जा रहे हैं। ठीक है सर, 2002 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, जो तत्कालीन सरकार थी तब इसकी नींव रखी गई। 2012 में जो सरकार थी उसने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, फिर 2017 में दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। तो ये क्या चल रहा था? मतलब पहले रद्द कर दिया, फिर वापस से उस प्रोजेक्ट को जीवित किया गया है, वो भी आपके द्वारा। 2016 में आप यहाँ पर आए। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट सरकार द्वारा है, उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है। 2001 में यमुना प्राधिकरण की 24 अप्रैल को स्थापना हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट बना था, जो कंसीव किया गया था, जो DPR बना था, उसमें यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई थी। कोई वहाँ पर शिलान्यास नहीं हुआ था, ना कोई ज़मीन ली गई थी, ना एयरपोर्ट के लिए कहीं कोई अप्लाई किया गया था। 2012 में बात तब भी ज़मीन नहीं ली गई थी। ये था कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 और ऑप्शन पे बात चलने लगी थी। 2017 में जून में पहली बार एप्लीकेशन जो है भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एयरपोर्ट बनाने के लिए सबमिट की गई। 2019 में वो अप्रूवल हुआ, उसकी बिडिंग हुई और हम 2020 में हमने
उसको अप्रूव किया और अपना कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है सर, अब यमुना अथॉरिटी इस पर कैसे काम कर रही है कि जेवर एयरपोर्ट अब जल्द बन के तैयार होगा तो लोगों की बसावट भी शुरू होगी, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, जो बहुत बेसिक नीड्स हैं, उस पर क्या यमुना अथॉरिटी काम कर रही है? देखिए, हॉस्पिटल, स्कूल हर ब्लॉक में हमने दिए हैं, ऑलरेडी उसके अलाटमेंट भी कर दिए हैं और उन लोगों को ये कहा गया है कि अगले 6 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, अन्यथा उनका कैंसिलेशन होगा। इसके अलावा मिल्क बूथ और वेजिटेबल और ग्रॉसरी के लिए हमने मिल्क डेयरी के साथ समझौता कर लिया है और 22 उनको 100 मीटर के स्पेसेस दे दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले वही लोग सेक्टर बसाएंगे। लगभग 2000 लोगों में से 19 से 82 लोगों ने अपना कंप्लीसन यहाँ ले लिया है। चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है लाटीज की, तो देखने में बिखरे हुए लगते हैं, इसलिए देखने में नहीं लग रहा है। 91 इंडस्ट्री ने अपने नक्शे पास करा लिए हैं और मौके पर निर्माण कर रहे हैं, अपना उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, बैंकेट हॉल की स्कीम हम लाए हैं। ऑलरेडी हमने सब जगह प्रोविज़न कर दिए हैं। जैसे जैसे लोग बसेंगे तो लोग अपनी दुकानें शुरू करेंगे, अपने कमर्शियल हब शुरू करेंगे और कमर्शियल फुटप्रिंट भी हमने दे दिए हैं कि जहाँ पर कम्युनिटी के लिए जो है दुकानें बनाई जा सकें। ठीक है सर, अब जैसे कि कहीं भी ज़मीन खरीदना इतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने ज़मीन खरीदी है, लेकिन आपने इतने कम समय में इतनी सारी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन को अधिग्रहण किया, वो कैसे संभव हो पाया है? यहाँ के किसानों का विश्वास, किसानों को पूरा भरोसा है कि एयरपोर्ट आने से उनका भी विकास होगा, उनके बच्चों का विकास होगा, पीढ़ी का विकास होगा और इस प्रदेश का विकास होगा। वो सबसे बड़ी भागीदारिता उन्हीं की है, वो भागीदार हैं इस विकास के और उन्होंने आगे बढ़ कर के हम लोगों को लैंड दी। उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उसको हम सुलझाते हैं, 24 घंटों उनको सुनने के लिए तैयार हैं, जहां कमियां हैं उसको दूर करने को तैयार हैं, ओपन हैं। और जो उनका मुआवजा दर है वो भी सीधे मुख्यमंत्री जी के स्तर पर फेज़ 1 में भी तय किया गया, फेज़ 2 में भी उन्हीं का स्तर किया गया। जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उसको बेहतर बनाया गया। 2013 के एक्ट में 50 गज का मकान देने का है, लेकिन हम लोगों ने 5 मीटर तक के प्लाट साइज़ रेजिडेंशियल प्लाट दिए, जो कि एक्ट से एक्स्ट्रा एडिशनल है, जो कहीं नहीं ऑफ़र किया गया पूरे देश में अभी। और जो फर्स्ट फेज में R&R में कोई चीज़ कमी रह गई, जैसे कमर्शियल दुकानें नहीं हो पाई, उनके लिए रोज़गार के अवसर नहीं पैदा हो पाए, उसको हम फेज़ 2 में दूर कर रहे हैं। हम कमर्शियल भी दे रहे हैं, शॉप्स भी दे रहे हैं और वेंडर जोन भी बना रहे हैं। अभी का फेज़ 1 में वेंडिंग जोन नहीं बना, R&R में। हर दिन हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सीखते हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं। तो जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं रोज़ ही कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ये सब चीज़ें संभव हो। ठीक है सर, आपको कितना समय लगा ज़मीन को पूरा अधिग्रहण करने में? ज़मीन का अधिग्रहण तो 2018 से शुरू हुआ। ठीक है। और पहले फेज़ का अधिग्रहण जो है 2019 में पूरा हो गया। दूसरे फेज़ का 2021 में शुरू हुआ, वो 2022 में पूरा हो गया। तो लगभग 4 साल में हमने 13 से 34 हेक्टेयर और 13 से 65 हेक्टेयर, करीब आप समझिए 3300 हेक्टेयर या 3000 हेक्टेयर, लगभग 7500 एकड़ ज़मीन ले ली। बाकी ये भी हम ले रहे हैं, जो अगले 1 साल में ले लेंगे। ठीक है सर, अब जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ उससे पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा भावुक सवाल है, लेकिन मुझे जानना भी है। जिस वक्त आप एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, जेवर एयरपोर्ट के विकास के बारे में काम कर रहे थे, उस ज़मीन के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त आपकी जो वाइफ थी वो बीमार थी और वो अमेरिका में थी और आपको वहाँ जाना था, लेकिन आपने अपने पहले इस काम को प्रायोरिटी पे रखा। और ऐसा मुझे बताया किसी ने कि आपने पहले ये बोला कि हम पहले यहाँ पर ये काम संभालेंगे, इसके बाद में उस काम को करेंगे। तो मतलब आपने सबसे पहले प्रायोरिटी उस चीज़ को दी, विकास को दी, यमुना अथॉरिटी की उस चीज़ को दी कि जो मुझे लगता है कि लोगों का सपना है, ये जेवर एयरपोर्ट का, यमुना अथॉरिटी का सपना है, और आपने अपनी पारिवारिक चीज़ों को बाद में स्थान दिया। क्या वजह है सर? क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट क्या है उसका? जीवन में चुनौतियाँ तो आती रहती हैं और जीवन भी जो है सीजन की तरह और दिन रात की तरह है। बहुत तेज़ धूप निकलती है, सूरज निकलता है, दोपहर होती है, रात ढलती है, बहुत गहरा अंधेरा होता है, ऋतुएं भी बदलती हैं। तो सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की। मैंने फैमिली फ्रंट पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एयरपोर्ट फ्रंट पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मेरा सामर्थ्य है उससे मोर देन 100% मैंने देने का प्रयास किया। दोनों में पूरा का पूरा बैलेंस बनाया और उनके परिवार के साथ भी
न्याय करना हमारी प्राथमिकता है और जहाँ हम काम कर रहे हैं वो हमारी माँ है, उसके प्रति भी न्याय करना हमारी प्राथमिकता है। देश और समाज पहल की भी प्राथमिकताएं हैं। हर आदमी को किसी न किसी उद्देश्य से ईश्वर ने बनाया है, भेजा है और काम सौंपा है। अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है किसी कार्य को करने के लिए और आपको उसका एक निमित्त बनाया है, छोटा सा निमित्त बनाया है, और लोग भी इसमें बहुत निमित्त हैं। मैं तो बहुत छोटे अधिकारी के रूप में यहाँ मैंने काम किया है और यहाँ बहुत छोटा सा निमित्त बना हूँ, तो मैंने 100% ईमानदारी से और साफगोई से और अपने 100% कमिटमेंट से काम किया है, परिवार में भी और प्राधिकरण में भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बेहद खूबसूरती के साथ हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बताया कि क्या कुछ होने वाला है और जेवर एयरपोर्ट पर अब क्या काम होगा, उसका काम कब पूरा होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पे हमसे आज बातचीत करी है, एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।